नमस्कार। देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुर्बान अली। खेती किसानी के माहिर और किसानों की समस्याओं की गहरी जानकारी रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार पी साईनाथ कहते हैं कि देश में किसानों की हालत और कृषि संकट को सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य और कर्ज माफ़ी तक सीमित करके नहीं देखा जाना चाहिए। ये समस्या इससे कहीं ज़्यादा गंभीर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने वायदा किया था कि वो सत्ता में आते ही स्वामीनाथन समिति की रिपोर्ट को लागू करेगी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि उपज की कीमतों को तय करते वक्त ये ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसानों को फसल की लागत पर 50% का मुनाफा मिले। कृषि उपज में बढ़ती लागत के बारे में साईनाथ ने कहा कि अभी तक सभी सरकारों ने कंपनियों को उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के दाम बढ़ाने की खुली छूट दे रखी है। इस वजह से पिछले 25 सालों में खेती की लागत में 2 से 4 गुनी बढ़ोतरी हो चुकी है, जबकि इस दौरान किसानों को मिलने वाली उपज की कीमतों में कोई ख़ास बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि कृषि संकट किसानों की समस्या से कहीं अधिक गहरा है। कृषि संकट पर 250 से अधिक लेख लिखने वाले साईनाथ का कहना है कि खेती की लागत की परिभाषा को फिर से गढ़ने की ज़रूरत है। इसमें किसानों के शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी ज़रूरी सेवाओं पर किए जाने वाले खर्चों को भी शामिल किया जाना चाहिए। साईनाथ का ये भी कहना है कि कृषि संकट पर गंभीर चर्चा के लिए 10 दिनों के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जिसमें स्वामीनाथन रिपोर्ट, किसानों की आत्महत्या और फसलों की एमएसपी कीमतों के निर्धारण पर गंभीर चर्चा हो। किसानों की कर्ज माफ़ी के बारे में उन्होंने कहा कि अधिकतर ज़रूरतमंद किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। हालांकि उन्होंने इस कर्ज माफ़ी का समर्थन करते हुए कहा कि बहुत से उद्योगपतियों को करोड़ों रुपए का कर्ज माफ़ किया गया, इसके मुकाबले किसानों की कर्ज माफ़ी कुछ भी नहीं है। पी साईनाथ ने दिन ब दिन खेती करने वाले किसानों की संख्या में हो रही कमी को चिंताजनक बताया है। देश देशांतर में आज बात इसी विषय पर कि क्या एक और कर्ज माफ़ी और एमआरपी दे देने से किसानों की हालत और कृषि संकट का हल हो जाएगा, या इसका कोई दीर्घकालिक हल तलाशा जाना चाहिए। इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष तजम्मुल हक, भारतीय कृषक समाज के अध्यक्ष कृष्णवीर चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा के सचिव एम.के. शुक्ला और वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह। आप सभी का स्वागत है। मैं शुरुआत तजम्मुल हक साहब आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि आप कृषि मूल्य एवं लागत आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये जो एमएसपी की प्रक्रिया है, इसको आप भली भांति समझते हैं। देश भर में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम उचित समर्थन मूल्य देंगे। कर्ज माफ़ी की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि आज ही वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि जो राज्य सरकारें किसानों के कर्जे माफ़ करें वो उसकी भरपाई अपने आप करें, हम कोई मदद करने वाले नहीं हैं। ऐसे में जो भारत का किसान है, जिसे कहने को तो अन्नदाता कहा जाता है, लेकिन वो खुदकुशी करने पर मजबूर है, उसके संकट का समाधान क्या है? समाधान तो सबसे बड़ा ये है कि सरकार को चाहिए एक इंटीग्रेटेड सपोर्ट सिस्टम देना, जो कभी भी किसी सरकार ने किया नहीं है। देखिए दिक्कतें कहाँ आई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एक इशू है कि चलिए खास करके राइस व्हीट के केस में थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी है, प्राइस में कुछ बढ़ोतरी भी हुई, लेकिन बाकी कमोडिटीज़ में बढ़ोतरी तो छोड़िए। बढ़ोतरी जैसे अभी दाल कर लीजिए, दाल का और ऑयल सीड्स का दोनों का एमएसपी काफ़ी बढ़ा है रिसेंटली 2-3 साल में, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन का जहाँ आता है वो हुआ ही नहीं। करीब सभी जगह दालों का दाम इस बार मार्केट में कम था। बाहर से अपन इंपोर्ट भी आप कर ही रहे हैं। और प्रॉब्लम क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में बहुत दिक्कतें है, जो सरकार कभी इसको उस तरह से सीरियसली लिया ही नहीं। स्टेट गवर्नमेंट ने भी नहीं लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही नहीं लिया, तो ये दिक्कतें हैं। दूसरी बात है कि एमएसपी आप सारे क्रॉप का अगर कर भी दें तो उसको खरीद आप सकते नहीं। आपके पास तो राइस व्हीट रखने की ही जगह नहीं है, तो दूसरे क्रॉप्स में हर एक में अगर आप बढ़ा भी दें, सारे लोग प्रोडक्शन भी बढ़ा दें, प्रोडक्शन बढ़ाने से समाधान नहीं मिलता। इस बार भी आपने देखा आलू का प्रोडक्शन सिर्फ 1% बढ़ा और 30% प्राइस घट गया। ठीक है। इसी तरह से टोमेटो का वही हाल हुआ। तो कहने का मतलब किसान तो अपने ज़रा सा भी आप थोड़ा कुछ दिखाते हैं, वो आगे जाके प्रोडक्शन बढ़ा देता है, लेकिन मार्केट क्रैश कर जाता है। मार्केट में इम्परफेक्शन बहुत है। तो जब तक उनको एक इनकम की गारंटी या वैसा मार्केट में प्राइस की गारंटी इम्प्लीमेंटेबल जो मैकेनिज्म हो, जब तक आप नहीं करेंगे तो किसानों को उससे फ़ायदा कुछ नहीं होने का है। ठीक। कृष्णवीर चौधरी साहब, तजम्मुल हक साहब कह रहे हैं कि जो मौजूदा निज़ाम है उसमें कोई बेहतरी नहीं हो सकती। आप कृषक आंदोलन से जुड़े हैं, किसानों के लिए संगठन बनाए हुए हैं, आपकी नज़र में क्या हल है कर्ज माफ़ी और एमएसपी को के अलावा?
देखिए, अगर आप एमएसपी की बात करें तो दुनिया के अमेरिका से लेकर सोमालिया तक जैसे देश सरकार की इंटरवेंशन हमेशा रही है। क्या वजह है कि अमेरिका अपने कारपोरेट एग्रीकल्चर के मॉडल को इतनी भारी सब्सिडी देती है? ये तो एक मुद्दा आपने कहा। दूसरी बात यह है कि आज 70 साल हो गए हैं। आज की व्यवस्थाओं में बाजार में किसान को सामने खड़ा करना पड़ेगा, सीधे उपभोक्ता तक ले जाके खड़ा करना पड़ेगा। सिर्फ ई मंडियों की बनाने से काम नहीं चलेगा। ग्रामीण क्षेत्र को किसानों की मंडी प्रमोट करनी पड़ेगी और वो हर 8-10 गांव के बीच में एक प्राइमरी मंडी शुरू करनी पड़ेगी, जिससे सीधे उपभोक्ता से जोड़ना पड़ेगा। और दूसरा मेरा सुझाव है कि जो उपभोक्ता का मूल्य है उसमें एक निश्चित प्रतिशत उत्पादन करने वाले किसान को तय करना पड़ेगा सरकार को। अभी तक तो ये था कि किसान ने लाके माल रख दिया मंडी में, जिस मर्जी ट्रेडर्स और कमीशन एजेंट्स करें और जैसे मर्जी कंज्यूमर को बेचे। ऐसे नहीं चलेगा। आपको आपको उल्टा करना पड़ेगा। क्या? कंज्यूमर प्राइस का आप रोजाना बाजार तय करिए। आप मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, ई मार्केटिंग कर रहे हैं, पूरे देश के बाजार की बात कर रहे हैं। आप तय करिए कि आज आलू का दाम 15 रुपए किलो है और इसमें से हम 65% या 70% किसान को, जो इसने पूरा कुछ पैदा किया है, उसको हम 10 रुपए 50 पैसे देंगे। तो ये आपको उल्टा करना पड़ेगा। किसान को बाजार से जोड़ना पड़ेगा सीधे। अन्यथा तो 2 रुपए और 3 रुपए किलो के टमाटर आलू बिकते रहेंगे और 20 रुपए किलो बिकते रहेंगे। ये बाजार अभी तो एक कुर्बान लीजिए। मैं आता हूं आपके पास में, दोबारा मैं आता हूं मैं आपके पास में। दूसरे लोगों से भी बात कर लें। एन.के. शुक्ला साहब, आपकी नजर में इस समस्या का दीर्घकालीन समाधान क्या है? इसका दीर्घकालीन समाधान यही है जो यहाँ शुरुआत की गई थी उस ज़माने में जब संकट था और ये एमएसपी की शुरुआत हुई, न्यूनतम समर्थन मूल्य, और खरीद केंद्र की शुरुआत हुई। उसको धीरे धीरे कमज़ोर किया गया है। पुराना लौटने का मतलब ये है कि किसान को बाजार के भेड़ियों के सामने छोड़ नहीं देना, उनको संरक्षण देना। जो कमज़ोर होते हैं उन्हीं को संरक्षण की ज़रूरत होती है। कुछ लोग कहते हैं किसान अपना कीमत क्यों नहीं तय नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है। उसके लिए तो ये एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस कमीशन के हक साहब बैठे हैं, इसीलिए बनाया गया था, क्योंकि गरीब के पास ये ताकत नहीं है कि होल्ड करे अपना सामान कि जब कीमत बढ़ेगा तब। क्या है? इसलिए हमारा सुझाव ये है कि सरकार ने जो वादा किया था डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन को लागू करने के लिए, तमाम प्रमुख फसलों का उनके एवरेज लागत से 1.5 गुना ज्यादा कीमत तय करे और उसकी खरीद की व्यवस्था करे। आज जो कुछ भी कीमत तय करते हैं वो पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन उससे भी ज्यादा खराब स्थिति है कि 80% इलाके में आपका कोई खरीद केंद्र नहीं है। 1470 रुपया आपने धान का तय किया और खरीदने की व्यवस्था नहीं है। किसान की मजबूरी है, 800, 900, 200 में उसको बेचना पड़ता है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को करने की जरूरत है। आम किसान को आप इस ढंग से छोड़ देंगे बर्बाद होने के लिए, तो इस ढंग की मजबूरी में लोग सड़क पर आते हैं और लाठी खाते हैं और मार खाते हैं। ठीक, अरविंद जी, मैंने अभी कहा कि स्वामीनाथन आयोग के बारे में पी साईनाथ, जो कि जाने माने पत्रकार हैं और कृषि समस्या के ऊपर बहुत सारे लेख लिख चुके हैं, उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ इतना भर काफ़ी नहीं है, इसके लिए कोई एक दीर्घकालिक नीति बनानी पड़ेगी। संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की उन्होंने बात कही है और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सुझाई हैं। आपको क्या लगता है कि ये ज़्यादा प्रासंगिक है? एक्चुअली देखिए, बहुत सारी बातें हो रही हैं और थोड़ा हमें जो प्रैक्टिकल अप्रोच है, व्यावहारिक पक्ष की तरफ जाना पड़ेगा। हम कुछ भी कह लें, संसद का सत्र बुला लें और ये कर लें, फिर बहुत सारी चीज़ें तय कर दें, उससे कुछ होने वाला नहीं है जी। देखिए, एक बड़ी बात यह है कि जब तक मार्केटिंग की ताकत किसान के हाथ में नहीं होगी तब तक तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरा ये है कि दूसरा मेरा मानना है कि जिस तरीके का सरकारों का कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सरकार रही हो, उनके केंद्र में हमेशा उपभोक्ता रहा है और उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए किसानों को हमेशा कम कीमत के दबाव में रखा गया है, जिससे कि सब्सिडी सरकारों की कम हो। साथ में आपने क्या किया, आपने इंटरनेशनल मार्केट खोल दिया, बहुत सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सारी जो आपकी बंदिशें थी वो ख़त्म कर दी। अब हमारा ट्रेडर ये करता है कि अगर उसको लगता है कि वो यहाँ पंजाब का गेहूँ ले जा करके कर्नाटक में 20 रुपये में बेचेगा और उसको ऑस्ट्रेलिया से गेहूँ 18 रुपये मिल रहा है तो 18 रुपये मंगा लेगा। अब ड्यूटी सरकारों ने पीछे कम की है।
किसी भी कमोडिटी में आप देखो। दूसरे ये है कि अभी की जो परिस्थिति है उसमें ये मानिए कि सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि दाम सिर्फ तय करना काफ़ी नहीं है, जो तमाम सारे हमारे पहले पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि ये आप उसका एक ऑडिट कराइए ना कि इन सरकारों ने किस तरीके से उत्पादन तो किसान ने बढ़ा दिया, और ये मान लीजिए कि पहले जिन राज्यों में हरित क्रांति के फायदे हुए थे वहाँ तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना, आगे इंफ्रास्ट्रक्चर बना ही नहीं, अब उत्पादन सब जगह हो रहा है और वहाँ कोई खरीदने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है किसी तरीके का। और तो और अभी तो हमारे जो अभी के पॉलिसी मेकर्स है वो कहते हैं कि पूरा डिसमेंटल कर दीजिए, जो रही सही मंडियां हैं उनको भी खत्म कर दीजिएगा और सब कुछ खुला छोड़ दीजिए। लेकिन मेरा मानना है खुला सिर्फ क्या उपभोक्ता के लिए या ट्रेडर्स के लिए छोड़ दीजिए, किसान के लिए भी खुला छोड़िए ना। फिर जब आपको स्कैरसिटी होती है इंपोर्ट बंद कीजिए, उसको मिलने दीजिए 100 रुपए गेहूं का दाम उस वक्त, लेकिन उस वक्त आपको देश के गरीब और ये तमाम सारे जो पीडीएस सिस्टम है वो आपको याद आ जाता है। तजम्मुल हक साहब, ये कहा जा रहा है कि साहब 50% मुनाफा मिले किसान को और जो उसकी लागत है उस पर, और साथ ही साथ जो पिछले 25 सालों में खेती की लागत में 2 से 4 गुनी बढ़ोतरी हुई है, उस रेशो में इसको देखा जाना चाहिए। तो जिस आयोग के आप अध्यक्ष रहे हैं वो ऐसा करने के लिए सक्षम है? इसमें कुछ प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज भी हैं। हमने कई कमोडिटीज़ को अपने टाइम में भी किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था। एक साल में हमने कॉटन का प्राइस डबल कर दिया था, करीब 1760 से 3100-3200 तक पहुंचा दिया था सिर्फ एक ही साल में जी। तो डिटर्मिनेशन हो, प्रॉपर मेथोडोलॉजी अगर आप एडोप्ट करें तो हो तो सकता है, ऐसा नहीं है। लेकिन दिक्कतें प्रैक्टिकल और तरह से है। ये तो 1.5 गुना करने का तो छोड़ दीजिए, 10% भी जब बढ़ाते हैं किसी चीज़ का दाम तो मीडिया में कैसे हल्ला होता है कि अरे ये तो कंज्यूमर्स का प्राइस बढ़ जाएगा, इतना फूड प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगा। अब पिछले दिनों जब फूड प्राइस इन्फ्लेशन था तो तब चारों तरफ से हल्ला हो रहा था कि एमएसपी क्यों बढ़ा दिया, मेरे पीछे सब पड़ गए थे उस दिन, मुझे याद है। दूसरी बात एक और है कि आपने ये भी देखा होगा कि अगर WTO के कॉन्टेक्स्ट में, अभी तो WTO सब जुड़े हुए हैं, या तो नाता तोड़ लीजिए जब तक आप हैं। ऑलरेडी इसी साल के अंदर अंदर हमें ट्रेड फैसिलिटेशन और फूड सिक्योरिटी के में एक परमानेंट सोल्यूशन भी ढूंढना है। तो जैसे ही डी मिनिमस लेवल क्रॉस कर जाता है आपका 10% से ऊपर आपका जो ओवरऑल है, तो उसी टाइम ही आपका क्वेश्चन है 1.5 गुना जैसे ही आप देने की बात करेंगे राइस, व्हीट और दूसरे कमोडिटीज में भी, और ज़रा सा भी एफर्ट करेंगे उसको प्रोक्योर करने का, तो वही मार्केट डिस्टॉर्टिंग सब्सिडी वाली बात इंटरनेशनल लेवल पे आएगा। तो वहाँ भी आपको सामना करना पड़ेगा। और सारे ट्रेडर्स और इंडस्ट्रियलिस्ट तो आपके खिलाफ ऐसे ही पड़े हैं, किसानों के खिलाफ हाथ सब लोग एकजुट होके। तो ऐसे हालत में किसानों का कोई ऐसा संगठन भी नहीं है, कोई सही तरीके से सोचने वाले भी नहीं है। तो दिक्कतें बहुत है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज में बता रहा हूँ। चलिए, हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन दिक्कत आपके सामने इसका समस्या का क्या समाधान है? और जैसा मैंने अभी कहा तजम्मुल हक साहब से, कृषि मूल्य लागत आयोग क्या सक्षम है इस समस्या से निपटने के लिए? नहीं, अकेले कृषि मूल्य लागत आयोग इसलिए कुछ नहीं कर सकता कि कम फसलों का और कम एरिया का इफेक्टिव है। सारी फसलों में सारे किसानों की बात है। देखिए तजम्मुल हक भाई, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना चाहते हैं और इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं तो किसान को बाजार में पूरा अधिकार दीजिए। और ये मैं हरबीर जी की बात से सहमत हूं कि जो सलाहकार है ना सरकारों में, इनकी इस सलाह से हम कतई सहमत नहीं है कि किसानों को कारपोरेट के हवाले छोड़ दो। अभी तक तो छोटे व्यापारी और बिचौलिए शोषण कर रहे थे, फिर आप बड़े मगरमच्छों के हवाले कर देंगे तो ये नहीं चलेगा। उनको खड़ा करने दीजिए, उनको मदद दीजिए, फाइनेंशियल असिस्टेंस दीजिए, टेक्निकल असिस्टेंस दीजिए, मार्केटिंग असिस्टेंस दीजिए, किसानों की मंडी स्टेब्लिश कराइए। कॉर्पोरेटिव मूवमेंट नहीं खड़ा हो रहा है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मंडी खड़ी हो सकती है और वो रूरल एरिया में होंगी, उनको ई मंडियों से जोड़िए, वो मार्केटिंग हो सकता है। एक तो ये अभी सही कहा कि जब 10% डिमिनिश पे बात होती है, इंटरनेशनल ट्रीटी कर दी। दूसरी तरफ आपने किसान आयोग रिपोर्ट बना दी। रिपोर्ट 2007 में आई, उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दी। जिन्होंने आयोग बनाया उन्होंने उठा के फेंक दी, क्योंकि वो जानते थे कि वो एक राजनीतिक ड्रामा था, कुछ नहीं। तो किसान को आप दूसरों के रहमो करम पर एक सपोर्ट तो होना चाहिए। सपोर्ट कैसे होना चाहिए? इनपुट कॉस्ट में सपोर्ट दीजिए, इरिगेशन में सपोर्ट दीजिए, हर तरह दीजिए। लेकिन इस कारपोरेट एग्रीकल्चर के मॉडल में कारपोरेट के हवाले बाजार में किसान को मरने को नहीं छोड़ा जा सकता। किसान का बाजार खड़ा करने, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाहिए। सरकार को नई दिशा में काम करना पड़ेगा। 70 सालों का ढांचा अब चरमरा चुका है। ठीक, एनके शुक्ला साहब, ये स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट और एमएसपी को छोड़ भी देगा कुछ देर के लिए, और क्या कारण हो सकते हैं जिनसे किसानों की हालत बेहतर हो सके, वो आत्महत्या करने पे मजबूर ना हो और उनकी हालात कुछ बेहतर हो सके?
एक तो लॉन्ग टर्म मेजर लेना चाहिए, जैसा हक साहब ने भी कहा कि जो कॉस्ट है, और आपने भी कहा जो किसान जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, लागत खर्च है, वो पिछले 25 साल में 2-3-4 गुना बढ़ गया है। और जो कुछ सब्सिडी मिलती थी कांग्रेस के ज़माने से उसको वापस लेना शुरू किया और भाजपा के ज़माने में भी जारी है। तो उन चीज़ों को रेस्टोर कीजिए, सस्ता उनको खाद मिले, बीज मिले, पानी मिले, डीजल मिले, दवाई मिले। तो सस्ता अगर उनको ये सब मिलेगा तो कॉस्ट जो है वो कम होगा। जब कॉस्ट कम होगा तो उसके बाद आपको कीमत निर्धारित करने में ठीक होगा, एक। और दूसरी बात कि मंडियों को तोड़ने का नहीं, मंडियों को मजबूत करने की बात है। अभी जो ई मंडी का प्रचार हो रहा है, ई मंडी क्या है? ई मंडी का मतलब यह है सरकार अपनी जिम्मेदारी छोड़ना चाहती है। जो सरकार का जो वहाँ जो मंडियों में किसान लाते थे और जो कुछ भी कीमत मिलता था न्यूनतम समर्थन मूल्य, सरकार उससे हटना चाहती है। वो कहती है कि आपको देश में जहाँ भी कीमत हाई कीमत मिले वहाँ बेचिए। ये हालत है क्या किसान की कि 4 बोरी धान और 5 बोरी गेहूं जो है आगरा की बाजार में बैठा है और उसको मालूम हो कि चेन्नई में ज़्यादा कीमत मिल रहा है तो वहाँ वो बेचने के लिए जाएगा। अगर आप ये अधिकार दीजिए कि देश भर में हमें मालूम हो कि फलाने जगह ज़्यादा कीमत मिल रहा है, उसी कीमत पर आप अगर खरीदिए तब तो ठीक है। इसका मतलब आप इन मंडियों से हटा के और सारा चीज आप बाजार के हवाले छोड़ना चाहते हैं, उससे किसान की कोई सुरक्षा नहीं होगी। ठीक है हरवीर जी, अब ये बात की कही जा रही है कि साहब आंदोलन हो रहे हैं कर्ज माफ़ी के लिए, महाराष्ट्र ने घोषणा कर दी, उत्तर प्रदेश में पहले घोषणा हो चुकी है, कब उस पर अमल होगा, एक तो इस पर ही बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा ये कहा जा रहा है, वित्त मंत्री कह रहे हैं राज्य सरकारें खुद अपना इंतज़ाम खुद करें, और अगर 2 साल बाद जब चुनाव होंगे उस वक्त तक अगर कर्ज माफ़ी का ऐलान करना है तो 2.5 लाख करोड़ का खर्चा पूरे देश भर में किसानों की कर्ज माफ़ी का होगा। क्या ये वायबल है, संभव है? और दूसरे ये कि इसका विकल्प क्या हो सकता है? देखिए लगभग 3 लाख करोड़ जी अगर सभी जगह किसानों का कर्जा माफ़ करने की बात आती है तो ये बोझ पड़ेगा। और एक चीज़ मान लीजिएगा, जो हमारे राज्य हैं ज़्यादातर की वित्तीय हालत बड़ी ख़राब है, फिस्कली बहुत बुरे हाल में वो जा रहे हैं। अभी तो देखिए जैसे सबसे पहले यूपी ने अनाउंस किया, अभी उनको यही नहीं पता वो उसके नॉर्म्स क्या होंगे, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। महाराष्ट्र ने पहले कह रहे थे अक्टूबर में अनाउंस करेंगे, लेकिन जब आंदोलन खड़ा हो गया तो उनको करना पड़ा। अब सवाल है कि एक तो ये किस तरीके से चरणबद्ध तरीके से, और उसके बाद ये डिमांड हर राज्य में उठती जाएगी, ये भी आप मान लीजिएगा। और बात सही भी है, जब केंद्र ने 7वां वेतन आयोग दिया, राज्यों ने एक एक करके कहा हम भी करेंगे। अब जेटली जी ने जैसे आज भी कहा कि हम मदद नहीं करेंगे, तो आप ऐसा काम क्यों करते हो? आपका 7 लाख करोड़ के करीब आपका भी एक कर्जा डूबा हुआ बैठा है सरकारी बैंकों का, उसके लिए आप जोड़ तोड़ करके मीटिंग कर रहे हो। आप ये बताइए कि अभी तक इस मसले पर केंद्रीय कृषि मंत्री, वित्त मंत्री, राज्यों के मंत्री क्या एक बार भी बैठे हैं? किसानों के ऊपर गोली चल गई, लोग मर गए, सड़कों पर है। और ये मेरा मानना है कि देखिए ये जितना हमारे किसान संगठन कमज़ोर हुए, जिस तरीके से वो बड़ी ताकत से एनजीओ में तब्दील हुए, और यहाँ कुछ लोग झुरमुट के इकट्ठे हो के कुछ भी अनाउंस करके चल देते, सबको पता है, सरकार को भी पता है कि इनका कोई वजूद नहीं है। और वहाँ पर जो नए बच्चे जो लड़के आए बाजार, जिस तरह सड़कों पर आए, इसीलिए वो कुछ कर पाए, और इसीलिए आज हम लोग इतने लोग चर्चा कर रहे हैं। पिछले 10-15 दिन से किसान फिर से एजेंडा में है, उसको लेकर के चर्चा हो रही है। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, आपको जो भी उसका वाजिब दाम है उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा। कर्ज माफ़ी एक बार तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप ही जिम्मेदार हैं उसको इस स्थिति में ले जाने के लिए, इसलिए आप उससे नहीं भाग सकते। तजम्मुल हक साहब जी, सिर्फ कर्ज माफ़ी कोई हल है? क्योंकि हमने देखा है कई बार सरकारें चुनाव जीतने के लिए, पार्टियां, राजनीतिक दल कर्ज माफ़ी का ऐलान करती हैं, बिजली के कर्ज माफ़ किए जाते हैं और सरकारों पे फिर उसमें सत्ता में आ जाती हैं पार्टियां, लेकिन फिर भूल जाती हैं या उसको इस तरह से करती हैं जैसे उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में हो रहा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च आना है कर्ज माफ़ी पे, लेकिन 36,000 करोड़ रुपए को कहा जा रहा है कि ये ले लीजिए। मतलब ये कि आप खामोश हो जाइए कुछ देर के लिए और हमें अपनी सरकार चलाने दीजिए। बहुत संक्षेप में क्या हल आपकी नज़र में है? लोन वेवर का 2 पहलू है। एक तो है कि किसानों का हालात मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में इतना ख़राब है कि उनको अगर रिलीफ थोड़ा नहीं देंगे, कई कारणों से, 2 साल पहले कितना सीरियस ड्रॉट था, ऐसे भी एवरेज इनकम इनका बहुत लो है, मार्जिनल स्मॉल फार्मर्स तो कुछ सेव करते ही नहीं, कंजम्पशन जो डिमांड्स है वही पूरा नहीं होता उनका जो इनकम करते खेती से। तो ऐसे हालत में
उनको अगर आप रिलीफ नहीं देंगे टाइम टू टाइम तो वो आगे तो इन्वेस्ट आपका नहीं मानना कर है कि पाएगा। हल है ये एक हाल है, क्योंकि वो फिर फार्मिंग में ही इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, इनपुट्स नहीं डालेगा तो प्रोडक्टिविटी आगे घटते ही जाएगी। ठीक। एक तो एस्पेक्ट है जो पॉजिटिव एस्पेक्ट। सेकंड जो दूसरा एस्पेक्ट है नेगेटिव, जो पॉलिटिकल कारण से होता है कि जैसे ही आप कहते हैं कि इलेक्शन के टाइम में कि हम आते ही आपका लोन माफ़ करेंगे, तो फिर किसान लोग क्या करते हैं, जो जिनके पास कैपेसिटी है, जो दे भी रहे थे, वो भी अपना रोक लेते कि अभी हम आप लोन रिपे नहीं करेंगे। तो एक जो गलत हैबिट डालने की बात है या इस तरह का चीज़ें दिमाग में लाने की बात है, और इसके चलते हो रहा है, चारों तरफ लोग रोक भी दिए और हर एक स्टेट में डिमांड भी हो रहा है। तो आप इस तरह का नहीं करके, मेरे हिसाब से आज के दिन में सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट्स के चीफ मिनिस्टर से, एग्रीकल्चर मिनिस्टर के साथ एक कॉन्फ्रेंस करके डिस्ट्रेस के ऊपर थोड़ा डिस्कस करके एक सोल्यूशन निकाले, और बिना सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट का स्टेट गवर्नमेंट इस सोल्यूशन को नहीं ढूंढ पाएंगे। उसका डिफिकल्टीज आप जानते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस है ही नहीं। कृष्णवीर जी, फसल बीमा योजना किसानों को और उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना, ये एक तरीका हो सकता है कर्ज माफ़ी का ऑल्टरनेटिव? देखिए, फसल बीमा योजना की जो बात है उसमें भी कंपनियों के पास अब बहुत सारे किसानों के मामले पेंडिंग है। बहुत कम पैसा उन्होंने किसानों को भुगतान किया है, जबकि किसानों की जो वसूली की गई है बहुत बड़ी की गई है, नुकसान किसानों का बहुत हुआ है। तो ये जो प्राइवेट कंपनियों की कार्यशैली है, इससे किसानों का भला होता। अभी वर्तमान स्थितियों में योजना बहुत अच्छी शुरुआत की गई, बड़ी उम्मीद है इनसे कि ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें कुछ प्राकृतिक जो नुकसान होता रहा आपदाओं से, उसमें बचेगा। जहां तक आपने स्वास्थ्य सेवाओं की बात की है, अभी भी जो स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा जा रहा है प्रदेश सरकारों में, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, उसका सदुपयोग नहीं हुआ। जब आपने शिक्षा के क्षेत्र की बात की, तो शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण इलाके में अगर देखें, स्थिति बहुत खराब है। स्कूलों की, बिल्डिंगों की तो छोड़िए, फर्नीचर नहीं है, बैठने का नहीं है, कुछ नहीं है, टीचर भी कभी जाता कभी ना आता। इसमें एक प्रोडक्टिविटी के साथ जोड़ना पड़ेगा शिक्षा को। टीचर को सैलरी उससे मिलनी चाहिए कि उसने बच्चे पढ़ाए नहीं पढ़ाए, उसकी हर पीरियड की बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए। बहुत खराब है। और हेल्थ में यह है कि डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए कि आपने कौन मरीज देखा, क्या दवाई दी, क्या डायग्नोज। वहां कुछ नहीं है, हालत खराब है। ठीक, तो ये चीजें शुक्ला साहब, आपकी नज़र में कोई और तरीके हो सकते हैं कर्ज माफ़ी और एमएसपी के अलावा? कर्ज माफ़ी तो मजबूरी है, जो परिस्थिति है उसमें कुछ सालों के बीच में करना पड़ता है, जब उनकी समस्या बढ़ जाती है, सूखा पड़ जाता है। और एमएसपी को तो अभी चलाना ही पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। साथ साथ जो आपने पूछा और भाई साहब ने कहा, ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें इतना घोटाला है। राज्यसभा में इन्होंने अभी पिछले सेशन में जवाब दिया है कि 21,000 करोड़ कंपनियों ने, 21,000 करोड़ रुपया कंपनियों को मिला। भारत सरकार का प्रीमियम, राज्य सरकार का प्रीमियम, किसानों का प्रीमियम। और पेमेंट कितना हुआ पिछले साल खरीफ में? सिर्फ 714 करोड़। 21,000 करोड़ में 714 करोड़। बाकी कंपनियां डकार गई। क्यों? क्योंकि नीचे स्तर पर वो अधिकारियों को ब्राइब करके जो किसानों का जो फसल बर्बाद होता है उसका उचित असेसमेंट नहीं होता है। अब कैसे किसान को आप बचाएंगे? एक दूसरा, आप 0% पर आयात करते हैं जब गेहूं का हमारा अच्छा पैदावार होता है। आप बाहर से दाल मंगाते हैं, यहाँ के किसान को पैसा नहीं देते, बाहर से आप दाल मंगाते हैं, इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से अगर आप दरवाजा खोल देते हैं, विल पावर होना चाहिए। केरला की सरकार ने 14 से 70 रुपया जो धान का था उसमें बोनस दे करके 2250 रुपया क्विंटल दे रहा है, क्योंकि वहां अनाज कम पैदा होता है कि पैदा करे। तो ये जरूरी है संक्षेप में जी कि सब्सिडी कोई इसका विकल्प हो सकता है? बहुत संक्षेप में देखिए, दुनिया भर में किसानों को सब्सिडी दी जाती है। यूरोप देता है, अमेरिका देता है, ऑस्ट्रेलिया देता है, न्यूजीलैंड देता है। और हमारे यहाँ सब्सिडी को ऐसा एक बिल्कुल ऐसा बुरा शब्द मान लिया हमारे इकोनॉमिस्ट ने, जो कि बहुत ही ख़राब है। दूसरे, मैं ये कहता हूँ कि सब्सिडी मत दीजिए, लेकिन अक्सर बैठे हैं हमारे देश में ऐसे भी राज्य हैं जहाँ गेहूं की उत्पादन लागत 2500 रुपये आती है, लेकिन इनको एवरेज आउट करना पड़ता है। किसानों को लैंड का जो लीज जो रेट होता है वो आधे से कम देना पड़ता है। उसमें जब कैलकुलेट करते हैं, आप उनको मार्केट बेसिस पे कैलकुलेट कर लो, तो सब्सिडी मांगेगा ही नहीं वो उसको। तो बेसिकली क्या है कि जहाँ उसको आप दबाते हैं, या तो फिर दबाना छोड़ दीजिएगा। दूसरे, एक जो पक्ष आपने रखा था स्वास्थ्य कर से, मेरा मानना है कि जो किसानों के जीवन की जो खर्चे बढ़े हैं,
जो जीवन शैली बदली है, वहाँ पर आपको जाकर के कहीं ना कहीं उनको स्थानीय स्तर पर सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सिर्फ फसल की लागत की बात नहीं है, बाकी जो दूसरे रास्ते भी हैं वहाँ पे भी उनकी इकोनॉमी को दुरुस्त करने में मदद मिल सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हरवीर सिंह जी, एन.के. शुक्ला साहब, कृष्णवीर चौधरी साहब और तजम्मुल हक साहब। मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है इस वक्त, अब हमें यहाँ कार्यक्रम ख़त्म करना पड़ेगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि किसानों की बेहतरी के लिए जो अन्य विकल्प सुझाए गए हैं सरकार उन पर गौर करेगी और किसानों की हालत बेहतर करने का काम करेगी। इस उम्मीद के साथ देश देशांतर में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।